बहुत देर तक सबकी बातें सुनने के बाद अब मायरा के सब्र का पैमाना टूट गया था। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, कितनी अजीब बात है। कहने को तो आप लोग सारे ऑफिसर्स हो, बिना जांच पड़ताल किए आप लोगों ने सीधे मुझे गुनहगार ठहरा दिया। और आप लोगों की यही प्रॉब्लम है कि चाहे हम कुछ करें या ना करें, लेकिन आज के यूथ को आप जैसे स्टीरियोटाइप लोग टारगेट कर लेते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि गुनाह साबित होने से पहले ही उसे गुनहगार बना देते हैं। अब आप बताइए कि मेरी फ्लाइट आपकी वजह से छूट गई, अब मैं पुणे कैसे जाऊंगी? आज मेरा वहां पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी था। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से यही बोल रही थी कि मुझे नहीं मालूम है कि ये पैकेट मेरे पास कहाँ से आया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात ना तो सुनी और ना ही उस पर यकीन किया। मैं मानती हूँ कि ये आपकी ड्यूटी है, पर ऑफिसर आप लोगों को बात सुननी चाहिए। अगर वो कुछ बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि हर आदमी झूठ बोलता हो। किसी के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग सप्लायर हो गया। और सच बताऊं तो मुझे अभी भी नहीं पता कि ये पैकेट मेरे बैग में कैसे आया और किसने रखा। मायरा की ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे ऑफिसर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें भी लग रहा था कि शायद ये लड़की किसी हादसे का शिकार हो गई है। शायद किसी ने इसे फंसाने के लिए सब किया हो, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकते थे। ये बोलकर मायरा चुपचाप होकर कुछ सोचने लगी। तभी कस्टम ऑफिसर कुणाल मायरा के पास आया और बोला, मिस मायरा, अपनी गलती के लिए हम लोग फिर से माफी चाहते हैं, पर रही बात आपकी फ्लाइट की तो आप बेफिक्र रहिए। अगली पुणे जाने वाली कोई भी फ्लाइट होगी उससे मैं आपको भेज दूंगा। डोंट वरी, आप मेरे साथ बाहर चलिए, मैं अभी आपकी टिकट वगैरह कंफर्म करवा देता हूँ। कस्टम ऑफिसर की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मायरा कमरे से बाहर निकलने लगी तो वहां पर मौजूद सारे ऑफिसर्स ने फिर से मायरा से सॉरी बोला। मायरा ऑफिसर कुणाल के साथ उनके कैबिन में आई और कुछ पेपर पर साइन किया। उसके बाद कैफेटेरिया में आकर बैठ गई, क्योंकि अभी फ्लाइट जाने में टाइम था और उसे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। लंच करते करते अचानक से उसकी नजर कार्तिक पर पड़ी, जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। मायरा ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कार्तिक, आज मैंने तुम्हें कितना याद किया। थैंक यू सो मच जो तुम टाइम पर आ गए। अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। सच बताऊं तो मुझे आज बहुत ज्यादा डर लग रहा था। कार्तिक से बात करते करते अचानक से मायरा की नजर अपने सामने बैठे लोगों पर पड़ी, जो घूर घूर कर उसे ही देख रहे थे। मायरा को समझ में नहीं आया कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, पर अचानक से उसे याद आया कि वो कार्तिक से बात कर रही है। कार्तिक तो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है, आसपास जो लोग बैठे हैं उन्हें थोड़ी ही वो दिखता है। तो सब लोगों को लग रहा होगा शायद मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। ये सब सोचते हुए मायरा के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक ने भी देखा कि लोग कैसे मायरा को घूर घूर कर देख रहे हैं, इसीलिए वो जोर से हंसते हुए बोला, यार मायरा, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे मन की बात सुन लेता हूँ तो तुम इतनी जोर जोर से बातें क्यों करती हो? लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, तुम मुझसे बात करने के लिए सुपर एक्साइटेड हो जाती हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि इधर तुम अपने मन में कुछ भी सोचती हो, उधर मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे जाती है, इसीलिए बोलने की जरूरत नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर मायरा मुस्कुराते हुए जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगी। उसकी हरकत को देखकर कार्तिक जोर से हंस पड़ा। फिर मायरा ने मन ही मन उससे एक सवाल पूछा, कार्तिक, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे बैग में वो ड्रग्स का पैकेट कहाँ से आया? क्या सच में वो ड्रग थी या फिर टेल्कम पाउडर था और पुलिस को गलतफहमी हो गई थी? कार्तिक ने हैरान होते हुए मायरा से पूछा, क्या वो टेल्कम पाउडर का पैकेट तुमने अपने बैग में रखा था? मायरा ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मैं क्यों इतना सारा टेल्कम पाउडर अपने बैग के अंदर रखूंगी। लेकिन ये भी तो बात सोचने वाली है कि वो अगर टेल्कम पाउडर भी था तो वो मेरे बैग में आया कहाँ से? क्या तुम्हें पता है ये काम किसने किया होगा? कार्तिक ने जल्दी से कहा, नहीं, अभी फिलहाल तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ,
मैं जल्दी ही तुम्हें पता करके इसके बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तुम ये सब छोड़ो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी तुम पुणे मेरे काम से मेरे घर जा रही हो, तो तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है ना। कार्तिक की बात सुनकर मायरा मुस्कुराने लगी और बोली, यार तुम्हारा काम क्या, तुम भी तो मेरी इतनी मदद करते हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। मायरा की बात सुनकर कार्तिक उठकर जाने लगा और फिर बोला, चलो फिर अब हम दोनों पुणे में मिलते हैं, अभी मुझे किसी काम से जाना है। कार्तिक की बात सुनकर मायरा धीरे से हंसी। उसे डर था कि कहीं आसपास बैठे लोग उसे फिर से हैरान होते हुए ना देखने लगे। फिर उसने कार्तिक से बोला, यार तुम तो भूत हो, तुम्हें कहाँ पर जाना है? तुम ये जब बोलते हो ना कि मुझे किसी काम से जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम किसी ऑफिस में काम करते हो। क्या भूतों की भी कोई ड्यूटी लगती है? मायरा की बात सुनकर कार्तिक जोर से हंसा और बोला, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं तुमसे पुणे में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। ये कहकर कार्तिक अचानक से गायब हो गया। कुछ देर बाद ही मायरा की फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई, तो वो पुणे जाने के लिए अपनी फ्लाइट में आकर बैठ गई। मायरा इस बात से बेखबर थी कि सिद्धार्थ का आदमी राकेश लगातार उसका पीछा कर रहा है। ये वही आदमी था जो मायरा की पल पल की खबर सिद्धार्थ को दे रहा था। वो अभी भी मायरा वाली फ्लाइट में ही बैठा हुआ था। जब फोन को स्विच ऑफ करने की अनाउंसमेंट हुई तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और सिद्धार्थ को मैसेज सेंड किया, सर, मायरा को पुलिस ने छोड़ दिया और वो एयरपोर्ट से पुणे के लिए निकल चुकी है और मैं उनकी ही फ्लाइट में सफर कर रहा हूँ। आगे की खबर मैं आपको पुणे पहुँच कर दूंगा कि वो कहाँ जा रही है। कुछ घंटे बाद मायरा पुणे एयरपोर्ट पहुँच गई। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, बाहर आने के बाद उसे अपने अंदर एक बहुत अच्छी सी फीलिंग महसूस हुई। यहाँ पर आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये शहर बहुत जाना पहचाना हो और मैं यहाँ पर पता नहीं कितनी बार आ चुकी हूँ। ये उसके साथ क्यों हो रहा था ये उसे नहीं पता, पर जो भी थी ये फीलिंग बहुत अपनेपन वाली थी। ये सब सोचते हुए मायरा ने इन सारी फीलिंग को दिमाग से निकाला और जल्दी से टैक्सी ली और टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस बताया जो उसे कार्तिक ने बताया था। टैक्सी तेजी से चलती हुई जा रही थी। शहर से निकलते हुए टैक्सी जब सुनसान इलाके में पहुंची तो मायरा ने थोड़ा डरते हुए टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया, क्या आपको लगता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो? हम तो शहर से काफी दूर आ गए हैं। टैक्सी ड्राइवर थोड़ा सा बूढ़ा था। उसने पलटकर मायरा की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा डर मैं समझ रहा हूँ, पर डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें सही सलामत वहीं पर पहुंचाऊंगा जहाँ का एड्रेस तुमने मुझे दिया है। ये जगह शहर से थोड़ी दूर है, बस इसीलिए टाइम लग रहा है। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर मायरा की जान में जान आ गई और कुछ देर बाद ही टैक्सी आउटस्कर्ट में जाकर रुकी। ये एरिया बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मायरा ने फार्म हाउस नंबर देखा तो वो उसके अंदर चली गई। ये बहुत बड़ा फार्म हाउस था, पर इसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बरसों से बंद पड़ा हुआ है और कोई इसके अंदर नहीं रहता। मायरा ने चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे अचानक से सामने कार्तिक दिखा जो उसे इशारा करके अपनी तरफ बुला रहा था। मायरा कार्तिक के पास गई तो उसने कहा, मेरे घर के पीछे एक लाल रंग का गमला है, उसके नीचे एक चाबी रखी हुई है, जल्दी वहां से उसे लेकर आओ। कार्तिक की बात सुनकर मायरा तेजी से उस तरफ भागी और कुछ ही देर बाद वो चाबी लेकर आ गई। और जैसे ही उसने चाबी को ताले पर लगाया, उन दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। टूटा हुआ ताला देखकर मायरा और कार्तिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घर का ताला किसने तोड़ा होगा। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि आखिर उनसे पहले वहां कौन आया होगा।
उन्हीं ख्यालों के साथ अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए मायरा घर के अंदर दाखिल हुई। मायरा ने नजर घुमाकर आसपास देखा तो पाया कि घर का सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था। पता नहीं क्यों, मगर मायरा को कार्तिक के घर और वहां रखे सामान से एक लगाव सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात है जो उसे इस घर से जोड़ रहा था। कार्तिक, तुम्हें पता है, मुझे ना ये जगह बड़ी अपनी सी लग रही है, मायरा ने कार्तिक से कहा। लेकिन उसे कार्तिक से कोई जवाब नहीं मिला। इस पर वो थोड़ी घबरा गई और पीछे मुड़ी, लेकिन कार्तिक उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। मायरा ने एक बार फिर कार्तिक को आवाज लगाते हुए कहा, कार्तिक, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा। न कार्तिक की तरफ से कोई जवाब आया और ना ही मायरा ने दोबारा कोई सवाल किया। लेकिन कुछ ही पलों के बाद मायरा का इंतजार खत्म हुआ और उसे कार्तिक की आवाज सुनाई दी। मैं यही हूँ मायरा, वो मैं जरा इमोशनल हो गया था। मायरा ने पलट कर देखा तो कार्तिक उसके पीछे ही खड़ा था। उसने झट से कहा, अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे तुम्हारा इमोशनल होना बनता भी है, तुम बहुत समय के बाद अपने घर में आए हो। मायरा की इस बात पर कार्तिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई और उसने भारी मन से कहा, जानती हो मायरा, जब मैं यहाँ इस घर में रहा करता था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे इस कदर धोखा देगी। मैंने जिंदगी से बहुत प्यार किया, मगर बदले में मुझे क्या मिला? स्टैंड बाय पोजीशन। ना तो मैं ऊपर का हूँ और ना ही नीचे का, मैं तो त्रिशंकु बनकर लटका हुआ हूँ। मायरा कार्तिक के शब्दों में छुपा दर्द समझ सकती थी। उसने कार्तिक को समझाते हुए कहा, कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे बस में नहीं होती। हम जिंदगी की डोर को पकड़कर नहीं रख सकते, लेकिन ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं कि मरने के बाद भी तुम्हारा वजूद कायम है। मायरा को लगा कि उसकी ये बातें सुनकर कार्तिक को थोड़ा बेटर फील होगा, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले। एक और कोशिश करते हुए मायरा ने आगे कहा, पर वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं किसी भी जिंदा इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हें देती हूँ। ये कहकर मायरा खुद ही हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर कार्तिक के चेहरे पर एक बार फिर से हल्की हंसी आ गई।